नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल आज आपको स्टेट टाइम के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 10.3 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, किसी लाइन की स्लोप क्या होती है, उस स्लोप को फाइंड आउट करने के कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। हमने पढ़ा किसी लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, किसी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे रिड्यूस किया जाता है। तो 10.3 के अंदर हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना जितने भी ये कंसेप्ट है उनको क्लियर नहीं किया जा सकता। ये तो अभी हमने डेरिवेशन पढ़ी है, डेरिवेशन के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10.3। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m क्या होती है? m इज़ द स्लोप और c क्या होता है? दैट इज़ y इंटरसेप्ट। तो यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन है 6x प्लस 3y माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, उसको हमने इस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इस फॉर्म में आप राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या देख रही हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है y, यानी कि इस इक्वेशन में हम सिर्फ y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और बाकी दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पर 3 इंटू वाई है, लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप देख रहे हैं y का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि इस इक्वेशन को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है? y इक्वल टू -2x प्लस 5/3। अब इस इक्वेशन को इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्लोप क्या है? -2 और y इंटरसेप्ट क्या है? 5/3। यानी कि अब किसी भी इक्वेशन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इजीली रिड्यूस कर सकते हैं और वहाँ से आप स्लोप और y इंटरसेप्ट को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान था। हाँ जी, कैसे लगा ये क्वेश्चन? काफ़ी आसान था। हमने सीखा कि अगर किसी लाइन की जनरल इक्वेशन गिवन है तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है। इसी तरह हम किसी लाइन की जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जनरल इक्वेशन को हमने अलग अलग फॉर्म्स में कैसे रिड्यूस करना है। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने इक्वेशन को रिड्यूस किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे? जो भी इक्वेशन दी गई है उसको हमने रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इज़ इक्वल टू 1, यानी कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कोई एक लाइन ऐसे दी गई है L, जो कि x एक्सिस को टच कर रही है एट पॉइंट A और y एक्सिस को टच कर रही है एट पॉइंट B। तो यानी कि यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या है? A है और y इंटरसेप्ट क्या है? B है। तो x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट बनाता है a,0 और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट बनाती है 0,b। तो ये हमारी है इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इज़ इक्वल टू 1। ये फॉर्म हमने बनानी है। इक्वेशन क्या दी गई है? 3x
प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। राइट हैंड साइड पर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ x और y की टर्म्स है, यानी कि इस इक्वेशन में हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। -12 था, अब क्या हो गया प्लस का 12। अब पूरी इक्वेशन को हम 12 से डिवाइड करेंगे ताकि जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें हमारे पास राइट हैंड साइड पर 1 आ सके। तो पूरी इक्वेशन को 12 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। जब आप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है 4 और b की वैल्यू आ जाती है 6। अब a क्या है, दिस इज़ द x इंटरसेप्ट और b क्या है, दिस इज़ द y इंटरसेप्ट। तो हम किसी भी जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं और वहाँ से हम इजीली जो भी हमारे x इंटरसेप्ट हैं या y इंटरसेप्ट हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ इन थर्ड क्वेश्चन, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पहली लाइन क्या है, हमने जो भी जनरल इक्वेशन दी गई है उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना है और एंगल को भी फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अब मान लेते हैं कि ये दो एक्सिस के बीच में एक लाइन ऐसे दी गई है L, जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है P और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, अल्फ़ा। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, किसी लाइन की नॉर्मल फॉर्म होती है x कोस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू P। यानी कि जो हमारी जनरल इक्वेशन है x माइनस √3y प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हमने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पर है उसके ऊपर क्या आपको नज़र आ रहा है x और y या फिर x और y के कोएफिशिएंट्स। तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। अब क्योंकि P क्या है, दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो पहले हम पूरी इक्वेशन को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब राइट हैंड साइड पर जो 8 है वो पॉजिटिव आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड विद a² प्लस b² इन अंडर रूट। अब ये क्या है, देखिए जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x का कोफिशिएंट होता है a और y का कोफिशिएंट होता है b। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसके अंदर a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है √3। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाती है 2। तो जब हम इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/2x प्लस √3/2y इज़ इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल फॉर्म के साथ। x का कोफिशिएंट कोस अल्फ़ा है तो इसलिए यहाँ से हम कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या कह सकते हैं, -1/2 और y का कोफिशिएंट साइन अल्फ़ा √3/2। कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, यानी कि एंगल क्या होगा 180 माइनस। अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू √3/2 60 डिग्री पर होती है, तो एंगल हमारे पास क्या आएगा 120 डिग्री। यानी कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं x कोस 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 4। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म है जिसमें ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है 120 डिग्री, और p इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड दैट इज़ 4। तो हम किसी नॉर्मल फॉर्म को देखकर इजीली बता सकते हैं p परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, और उस नॉर्मल फॉर्म में परपेंडिकुलर द्वारा x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया गया है। तो किसी भी जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म को कैसे रिड्यूस किया जाता है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने यह सीखा। हाँ जी, क्वेश्चंस काफ़ी आपको आसान लग रहे होंगे। आपने सीखा किसी लाइन की जनरल इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म्स में कैसे रिड्यूस करना है, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। जैसे कि हो सकता है कि आपको ये कहा गया हो कि एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट से किसी लाइन तक की डिस्टेंस क्या होगी, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, या फिर अगर एक लाइन के ऊपर पॉइंट गिवन है और वो लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है या किसी लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो ये काफ़ी डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनमें हम किसी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन। हमारे पास लाइन क्या गिवन है 12 × x + 6 इज इक्वल टू 5 × y - 2। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 5 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमें यह मिलता है। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है 12x - 5y + 82 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी जो जनरल इक्वेशन है जो कि ax + by + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, और पॉइंट है हमारे पास x1 y1 दैट इज़ -1, 1। तो इस पॉइंट से अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट है -1, 1, इस पॉइंट से किसी लाइन तक की हमने एक डिस्टेंस निकालनी है d। तो ये इक्वेशन है लाइन की ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ax1 + by1 + c इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a² + b² इन √। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था, तो ये फॉर्मूला आज हम इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ax1 हमारे पास ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर 12 × x1 क्या है किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -5 × y1 की वैल्यू है 1 + 82 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a²। अब a क्या है x का कोफिशिएंट, इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट है 12 और y का कोफिशिएंट है -5। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं -12 -5 + 82 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 144 + 25 इन √। तो ये वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 65। अब 65 का मैग्नीट्यूड तो 65 ही आएगा,
अब 144 में जब हम 25 को ऐड करते हैं तो ये आएगा 169, और 169 का अंडर रूट क्या होता है 13। तो जब 65 को 13 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 5 यूनिट्स। क्योंकि डिस्टेंस है इसीलिए हमने इसके साथ यूनिट वर्ड लगाया है। यूनिट का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला काफ़ी आसान है। जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसके अंदर हमने ये पॉइंट जो है रिप्लेस कर देना है और वैल्यू को हमने मैग्नीट्यूड के अंदर रखना है। क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। और उसमें हमने क्या लिया डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। तो इस तरह से आपने देखा किसी भी पॉइंट से किसी लाइन तक के डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट्स। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर वो सभी पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी डिस्टेंस इस लाइन से कितनी है 4 यूनिट्स। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट की किसी लाइन तक की डिस्टेंस d और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो d डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन ये जो हमारा पॉइंट है अब किसके ऊपर लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा x कॉमा 0 की फॉर्म में। तो इस पॉइंट से हमने लाइन के ऊपर डिस्टेंस 4 लेनी है। लेकिन जो लाइन है वो अभी इंटरसेप्ट की फॉर्म में है, इसको हमने जनरल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे 4x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12 और वी कैन से 4x प्लस 3y माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस ले सकते हैं d, और d क्या दे रखी है 4 यूनिट्स। तो ये होगी 4x प्लस 0 माइनस 12 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इन अंडर रूट। क्योंकि इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4 और y का कोफिशिएंट है 3। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ आती हैं। तो 4x माइनस 12, अभी इसको हम मैग्नीट्यूड में ही रखते हैं 4 इंटू ये जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास ये वैल्यू सॉल्व होकर 5 आएगी और इसको हम 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 4x माइनस 12 इसकी प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो x माइनस 3 क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5। जब हम प्लस साइन लेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है 8। जब हम माइनस साइन लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरह x एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस दैट विल बी 8,0 एंड -2,0। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी गिवन लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 4 यूनिट्स है। 6th क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है 2 पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो 2 पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। पहली लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशंस ऐसी क्यों ली हैं क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं
तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। स्लोप्स इक्वल होंगी तो उनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे, सिर्फ जो उनकी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो डिफरेंट होंगी। तो हमने सीखा था उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस डी का फार्मूला क्या होगा, C2 माइनस C1 इन मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो दो इक्वेशन हमें दी गई हैं, पहली इक्वेशन है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर C1 है माइनस 34, C2 है 31। A और B क्या है, यहाँ पर A की वैल्यू है 15 और B की वैल्यू है 8। तो ये सभी वैल्यूज़ हम इस डिस्टेंस G के फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे। तो 31 माइनस 34 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। तो 31 में जब 34 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 65। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 84। तो ये हमारे पास आएगा 289। 289 किसका अंडर रूट होता है, सॉरी किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो 289 का अंडर रूट सॉल्व होकर हमारे पास आता है 17। इस तरह से हमारे पास दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस आ चुकी है 65 डिवाइडेड बाय 17। सेवंथ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू -2, 3। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है और उसी इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि इन दोनों की जो स्लोप्स हैं वो इक्वल होंगी। m1 इज इक्वल टू m2। अब m2 स्लोप कैसे निकलेगी, m2 स्लोप का फॉर्मूला है, अगर हमारे पास कोई लाइन जनरल फॉर्म में है तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो m1 स्लोप हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ, अब x का कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट है -4, तो ये स्लोप आ जाती है 3.4। अब हमारे पास स्लोप है, पॉइंट गिवन है -2, 3। तो हम किसी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है 3, स्लोप कितनी है 3.4 और x1 की वैल्यू है -2। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद सिंपल है कि 4 को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद आपके पास एक जनरल इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन में आपने क्या देखा, हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है। तो इसके अंदर हमने एक जनरल फार्मूला यूज़ किया है स्लोप का, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा डिफरेंट था और बाकी हम चीज़ें पहले ही कर चुके हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इस फॉर्म के अंदर हमने स्लोप और पॉइंट को फिलअप किया और किसी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट किया। 8th क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो हमने एक लाइन ले ली जिसकी इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है जिसकी इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इस लाइन की
स्लोप क्या होगी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, वाई का कोफिशिएंट है -7, तो ये स्लोप हमारे पास क्या आ गई 1/7। अब हमने जो लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसकी स्लोप अगर हम m1 मान लेते हैं तो दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का क्या रिलेशन होता है, हमने यह सीखा था m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1। यानी कि अगर हमने m1 स्लोप निकालनी है तो वो दूसरी लाइन की स्लोप का क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो m1 स्लोप हमारे पास आ जाएगी -7। अब हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन है 3। तो x इंटरसेप्ट का मतलब है कि उस लाइन के ऊपर पॉइंट क्या गिवन है 3,0। अब पॉइंट गिवन है और स्लोप हमने निकाल ली, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये होता है स्लोप पॉइंट स्लोप फार्मूला। तो इसमें y कोऑर्डिनेट तो 0 है, स्लोप अभी हमने कैलकुलेट की है -7 और x1 है 3। तो यहाँ से हमारे पास लाइन की जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। नाउ द 9th क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये दो लाइंस हैं हमारे पास और उनके बीच में एक्यूट एंगल है थीटा। पहली लाइन की स्लोप है m1 और दूसरी लाइन की स्लोप है m2। तो उनके बीच में एंगल थीटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 इन मैग्नीट्यूड। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दोनों लाइंस की स्लोप्स चाहिए। पहली लाइन है हमारे पास √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो m1 स्लोप का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो x का कोफिशिएंट क्या है √3 और y का कोफिशिएंट है 1। तो m1 स्लोप हमारे पास क्या आ चुकी है -√3। सेकेंड लाइन है x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। तो m2 स्लोप के लिए भी हम यही सेम फार्मूला यूज़ करना है। तो माइनस ऑफ x कोफिशिएंट इज़ 1, y कोफिशिएंट इज़ √3। तो इस तरह से ये दोनों स्लोप हमारे पास आ चुकी हैं। तो tan थीटा के फार्मूला में हमने m1 की वैल्यू रिप्लेस करनी है और m2 की वैल्यू रिप्लेस करनी है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 की वैल्यू है -√3 और m2 की वैल्यू है -1/√3। √3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हम जब एलसीएम लेंगे तो वैल्यू बनेगी -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 इन मैग्नीट्यूड। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस 2 डिवाइड बाय √3 इंटू 2। तो ये 2 से 2 टर्म्स को हम कैंसिल कर देंगे। मैग्नीट्यूड वैल्यू हमारे पास आएगी 1/√3। अब tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री और π/6। वैसे तो दो लाइंस के बीच में हमारे पास दो एंगल बनते हैं, वन इज़ एक्यूट एंगल एंड सेकेंड वन इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन बात तो एक ही है,
हमने एंगल फाइंड आउट करना था, वो हमने एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक P पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। इस P पॉइंट से हमने नीचे एक जो लाइन बनाई गई है 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0, ये उस लाइन की इक्वेशन है। तो इस लाइन L के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PM। तो हमने M के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। M क्या है? दिस इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? हमने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप्स की प्रोडक्ट क्या होती है? -1। मान लेते हैं PM लाइन की स्लोप है M1 और L लाइन की स्लोप है M2। तो हमारे पास ये रिलेशन है M1 × M2 इज़ इक्वल टू -1। तो M के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं, लेट दीज आर अल्फा बीटा। तो PM स्लोप यानी कि PM जो लाइन है M1 उसकी जो स्लोप है वो क्या लिखी जाएगी? यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 इनटू में। अब M2 स्लोप क्या होगी? M2 स्लोप के लिए हमने यूज़ करना है जनरल फार्मूला माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये हमारे पास M2 स्लोप आ जाती है 3/4। तो यहाँ पे ये आ गया 3/4 इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास y2 कोऑर्डिनेट है बीटा, तो बीटा -3 हो जाएगा और x2 की वैल्यू है अल्फ़ा और x1 की वैल्यू है -1। नाउ दिस विल बी इक्वल टू -4/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बीटा -3 अपॉन में अल्फ़ा +1 इज इक्वल टू -4/। अब यहाँ से ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है 3 बीटा -9 इज इक्वल टू -4 अल्फ़ा -4 एंड दिस विल इम्प्लाइज 4 अल्फ़ा + 3 बीटा इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब क्या करेंगे कि जो हमारा पॉइंट M है ये किस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? लाइन L के ऊपर, यानी कि जो M के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फ़ा बीटा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0 को। तो यहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट भी निकल आएगा 3 अल्फ़ा - 4 बीटा इज़ इक्वल टू 16। ये हमारे पास आ जाती है सेकंड इक्वेशन। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है 68.25 और बीटा की वैल्यू आ जाती है -49.25। तो इस तरह से आप M के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? दैट विल बी 68.25, -49/25। तो M क्या है? दिस इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लास्ट क्वेश्चन इज if P is the length of perpendicular from the origin to line whose intercepts on the axis are A and B, then show that। हमें जो प्रूव करना है ये तो हम बाद में देखेंगे। हमें क्या दिया गया? एक लाइन ऐसी है जिसके इंटरसेप्ट्स गिवन है A एंड B। तो हम एक लाइन जिसके इंटरसेप्ट्स गिवन है उसकी इक्वेशन ले लेते हैं
और इसको लिख लेते हैं x पॉन a प्लस y पॉन b माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की ओरिजिन से डिस्टेंस हमें क्या दी गई है, p। तो डिस्टेंस d का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। तो यहाँ से हम p, जो डिस्टेंस d है वो p हमें दी गई है, वो हम ले रहे हैं a इंटू x1। a की वैल्यू तो यहाँ पर है 1/a और x की वैल्यू है 0, क्योंकि पॉइंट हमारे पास क्या है 0 0। इसी तरह b की वैल्यू है 1/b और y1 है हमारे पास 0 और c1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। होल वैल्यू विल बी रिटन इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम स्क्वेयरिंग भी लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। लेकिन जो p है उसको हम डिनोमिनेटर में नीचे ले जाएंगे, -1 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय p स्क्वायर। क्योंकि ये हमने स्क्वायर ले लिया तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड पर अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर p के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। हाँ जी, 10.3 के क्वेश्चंस कैसे लगे? हमने 10.3 के काफ़ी क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस किया। आपने देखा कि किसी जनरल इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे रिड्यूस किया जाता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, या और भी काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर आपने किसी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर को देखने के बाद स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर सकेंगे। तो जरूरत है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट लाइन के मिलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक है इसको कई स्टूडेंट्स डिफिकल्ट मानते हैं। डिफिकल्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि वो इनकी प्रैक्टिस नहीं करते। जितनी आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे ये चैप्टर आपके लिए और इजी होता जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप इस चैप्टर की अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।